आज की वीडियो की एक खास बात पता है क्या है? इसमें ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो ये वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। और एक्सपेरिमेंट आई थिंक 7वें 8वें क्वेश्चन पे आपको मिल जाएगा। और उस एक्सपेरिमेंट को मेरे साथ साथ आपने खुद भी ट्राई करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा। और साइंस पढ़ने का तरीका भी मेरे हिसाब से वही है। हालांकि ये प्रेजेंटेशन तो मैंने काफ़ी दिन पहले तैयार कर ली थी, लेकिन कोविड वैक्सीन करके थोड़ा सा फीवर था। आपको पता ही है, वो सब तो आना नेचुरल सी बात है। लेकिन आप लोगों के ब्लेसिंग और प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। दैट इज़ ऑन साइंस 15th पार्ट ह्यूमन डिसीज़। हालांकि ये ह्यूमन डिसीज़ का तो पार्ट थर्ड है, क्योंकि ह्यूमन डिसीज़ ना एक काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है जिसके ऊपर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इसका पार्ट थर्ड लेके आ रहे हैं। ऑल ओवर हम साइंस का 15वां पार्ट लेके आ रहे हैं। वेलकम टू एनीबडी कैन लर्न जी के। आज देखेंगे हम लोग साइंस का पार्ट 15th। आप लोग ये हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, स्टडी विद सुनील जिंदल, मेरी और बाकी सारी वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें पूछा गया है कि कौन सी करेक्ट है कि वायरस कैन इन्फेक्ट। जो वायरस है वो किसको इन्फेक्ट कर सकता है? क्या बैक्टीरिया को भी कर सकता है, फंगी को भी कर सकता है, या प्लांट को कर सकता है? इसमें मैं ह्यूमन डाल देता हूँ एक ऑप्शन। ये तो आप बोलोगे जी ह्यूमन तो डेफिनेटली करेगा, बिकॉज आजकल हम लोग कोविड-19 से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो इस समय सिचुएशन चल रही है, मतलब कि बयान करना भी मुश्किल है। तो ह्यूमन को तो करेगा ही करेगा जी, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और एक क्या है, एक ये वायरस है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायरस एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर जगह पर पाया जाता है। और वायरस क्या करेगा भाई, जब तक उसको किसी बॉडी के अंदर होस्ट सेल नहीं मिलेगा तब तक वो खुद को रेप्लिकेट नहीं करेगा। रेप्लिकेट का मतलब क्या है? वायरस बेसिकली, अगर मैं जैसे कंप्यूटर वाला वायरस है ना, कि वो कंप्यूटर के अंदर घुस के किसी कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा और कंप्यूटर एक तरह से ख़राब कर देगा। उसी तरह सेम है एक लिविंग सेल। क्योंकि इनको क्या बोला जाता है? मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। यानी कि अबंडेंट का मतलब आप जानते ही हैं, एक हिंदी में बात करें तो प्रचुर मात्रा में, यानी कि जितना होना चाहिए उतना तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा काफ़ी अबंडेंट है। अब हमें ये भी पता है कि मेजर डिसीज़ क्या है वायरस से होने वाले। रेबीज हैं, इबोला है, और भी काफ़ी हैं जिनको आप सब जानते हैं। हाँ, एक बात और देखने की है कि कोई भी इनका क्योर नहीं है, बट वैक्सीनेशन से इसकी हम स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं। जैसे कि आजकल भी हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन लगवा रहे हैं। अभी फ़िलहाल दो ही वैक्सीन है इंडिया की, जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, दूसरी है भारत बायोटेक की। इसकी कोविशील्ड करके है, इसकी कोवैक्सीन करके है। हालांकि दोनों ही इफेक्टिव हैं। आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो आप लगवा सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये तो काबिल के ना अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन वैक्सीन लगने से डजन मीन कि आप लोग कोविड से सेफ हो जाओगे। यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन तभी किया है, कोई क्योर नहीं होता वायरस से बचने का। क्योंकि वायरस की वैक्सीन बनाना ना एक तरह से नथिंग, क्या बोलते हैं भाई इसको इंग्लिश में, कि नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि वायरस जो है खुद को म्यूटेट करता है, एक तरह के सिम्टम नहीं रखता है। तो इसलिए उसकी वैक्सीन बनाना मुश्किल है। हाँ, उसके स्प्रेड से हम रोक सकते हैं किसी तरह की दवाई का यूज़ करके, वो हो सकता है, लेकिन एक तरह से पूरी तरह से रोक पाना ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि कोविड कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए भी पर्टिकुलर मेडिसिन आ जाएंगी जिससे उसकी रोकथाम हो जाएगी, लेकिन अभी इसी चीज़ को टाइम लगेगा। ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती है। अब आते हैं बैक टू क्वेश्चन। वायरस बेसिकली है क्या? ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि आप समझ गए कि इसको हम ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। दैट एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। दे कैन इन्फेक्ट एनिमल, प्लांट, फंगी, इवन बैक्टीरिया। दैट मीन्स ये सबको इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। आई होप वायरस के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानने को मिल गया होगा इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है एनोस्मिया। क्या चीज़ है ये? क्या एक टेस्ट का सेंस का लॉस हो जाना, स्मेल की सेंस का लॉस हो जाना, टच की सेंस का लॉस हो जाना, या फिर हीट की सेंस का लॉस हो जाना? बेसिकली एनोस्मिया जो है वो इनएबिलिटी है कि हम एक स्मेल जो हमारा सेंस है उसको भूल जाते हैं, इनके ऑर्डर को हम भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एनोस्मिया बोल देते हैं। बेसिकली होता क्या है? इट इज़ कोज्ड बाय नेशनल कंजेंशन, यानी कि जिस टाइम कोल्ड होता है, एलर्जी होती है, तो इस तरह की चीज़ों से जो है हमारी नोज़ में कंजेशन हो जाता है और हमारी
जो सूंघने की शक्ति है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कोविड के का भी एक लक्षण है भाई ये एनोस्मिया। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया है, इसलिए मैंने ये चीज़ जो है ऐड की है इस वीडियो के अंदर। हालांकि हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा जाए, लेकिन अगर बेनिफिट लेना है तो भाई मैं फिर से वही बोलूँगा कि कंप्लीट देखना। ऐसे टाइम पास के लिए देख रहे हो कि पढ़ लिया और छोड़ दिया, तो फिर आप बंद कर सकते हो इसको भी। क्योंकि अगर आप ना एक टाइम पास, या मैं बोलूँ एक सीजनल स्टूडेंट होगी, एग्ज़ाम आए तो पढ़ लिया अदरवाइज छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि ये कोई तुक्का नहीं है एग्ज़ाम क्लियर होना, इसके लिए मेहनत ना रेगुलरली करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े छोड़ दिया, एग्ज़ाम आया छोड़ दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे एग्ज़ाम का पोस्टपोन हो गया वो हो गया, फिर से वही शेड्यूल अपना लिया। ऐसे नहीं होता भाई, इतना ईजी मत लो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अगर आपने मेरी इंडियन पॉलिटी का पार्ट 17 नहीं देखा है अब तक, उसमें डिस्कस क्या किया था कि एग्रीकल्चर जो है ना बेसिकली वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो फिर सेंटर ने कैसे उस पर लॉ बना दिया? स्टेट लिस्ट का मतलब है कि ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है, लेकिन स्टिल मोदी गवर्नमेंट ने यानी कि सेंटर ने फिर भी इस पर लॉ बना दिया। तो कौन से आर्टिकल के तहत बनाया? तो ये पार्ट 17 के अंदर काफ़ी डीपली डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा भी जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ है उसमें तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। चलिए मैं इसको ना यहाँ पे आई बटन पे डाल देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मेरी प्लेलिस्ट खोलनी पड़ेगी इंडियन पॉलिटी की, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपको जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है हेपेटाइटिस बी इज कोज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होता है? वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, या फिर प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस क्या है? बेसिकली ये ना फ्लैट वर्म होते हैं, बिल्कुल ही फ्लैट। तो बात कर रहा है हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। बेसिकली क्या है हेपेटाइटिस बी का मतलब है कि आपको लीवर के ऊपर जो है इफेक्ट करने वाला है। तो ये तो बात तो आप याद रख लो कि हेपेटाइटिस बी का मतलब लीवर, कि ये लीवर को जो है, कई डिसीज हैं जैसे किडनी को ज़्यादा डैमेज करते हैं, हेपेटाइटिस जो वो लीवर को करेगा। और मोस्ट कॉमन सीरियस लीवर इन्फेक्शन है अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ। ये बेसिकली करेगा क्या? नाम भी कुछ मुश्किल नहीं है इसका, नाम सीधा सिंपल सा है, हेपेटाइटिस बी वायरस विच कैन अटैक लीवर सेल एंड कैन लेड टू सिरोसिस, लीवर कैंसर और लीवर फेलियर। वही फिर से घूम फिर के वही बात की, लीवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और बात यह है कि इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेक्ट विद इन्फेक्शन ब्लड, यानी कि जिस ब्लड इन्फेक्टेड है उसके कंटेक्ट में आने से ये फैलता है। और मोर ओवर वर्ल्ड के अंदर 300 मिलियन प्लस केसेस हैं। और ये लीवर डिसीज़ का फिर से वही बात है कि लीवर कैंसर और लीवर डिसीज़ का कारण है बेसिकली, और ये ब्लड से जो है फैलता है। इसका प्राइमरी मोड यही है, ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट, यानी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड में चला जाए, मतलब किसी भी तरह से चला जाए, तो उससे हेपेटाइटिस बी फैलता है। तो बेसिकली है क्या ये? यहाँ सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, ये है वायरस। और जो हेपेटाइटिस है इसके टाइप भी हैं, कितने हैं? 5 हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये इसके 5 टाइप हैं। और जो हेपेटाइटिस ए है जैसे मैंने बात की, तो वो एक तरह से कंज्यूमिंग फूड एंड वाटर जो कंटेमिनेटेड है उसके खाने पीने से हो सकता है। लेकिन जो बी है डेंजरस है, वो जो है ब्लड ट्रांसमिशन से होगा। ब्लड ट्रांसमिशन से होगा यानी कि जिस तरह से एड्स फैलता है ना बेसिकली, इसके भी फैलने के सिम्टम जो हैं वही हैं, मतलब उसी तरह से स्प्रेड होगा ये। नेक्स्ट बात कर रहा है ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बेसिकली। इसमें 4 टेस्ट के नाम दिए गए हैं, हम सब टेस्ट एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला बात करें रोबर्ट टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि चाइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग व्हेन लिसनिंग टू स्पीच। बेसिकली टेस्ट बच्चों के ऊपर अपनाया जाता है कि जैसे वो जो उनका किसी बारे में वो लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है बेसिकली, यानी कि अंडरस्टैंडिंग दे के वो क्या एक्सप्रेशन देने वाले हैं बेसिकली उसके बारे में देखा जाता है। तो एग्जाम में हालांकि पूछा नहीं जाता, ऑप्शन में था तो मैंने डिस्कस कर लिया। बाद में बात करें विडाल टेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है भाई, टाइफाइड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और ये बहुत बार पूछा भी गया है। इवन एक बार तो ये केबीसी के अंदर भी पूछा गया है, एक बार क्या 2-3 बार पूछा हुआ है, क्योंकि केबीसी मैं नॉर्मली देखता हूँ, देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि भाई मेरा सब्जेक्ट है जीके, जीके के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज मिलती है वहाँ पे। तो विडाल टेस्ट देख लिया। अब बात करते हैं कौन टेस्ट के बारे में।
क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये किस चीज़ के लिए किया जाता है? पता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके भी बता सकते हैं आप लोग। तो 3 ऑप्शन तो मैंने डिस्कस कर ही लिए, यानी कि 2 तो कर लिए, एक आपके लिए छोड़ दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, मोनटॉक्स जो टेक्स्ट है वो होता है टीबी के लिए। एक इमेज के थ्रू आप देख लेंगे। बेसिकली करेंगे क्या, जो आपकी आम है ना, उसके अंदर एक हल्की सी ये लोग एक तरह से इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे। इन केस अगर वो नहीं फैलता है, दैट मीन्स आपको टीबी नहीं है। इन केस अगर वो फैल जाता है तो आपको टीबी है, आप पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपका। क्योंकि ये टेस्ट तो मैंने एक दो को देखा भी है, किसी नोन को लेके गए थे, वैसे ही खांसी थी उसको, उधर भाई साहब कह रहे हैं भाई टीबी टेस्ट करना है, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा इंजेक्शन लिया, बिल्कुल पतली सी पिन थी, उसका पेन भी नहीं हुआ, और उसने जो है आम के अंदर यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया और बोला कि 2-3 दिन के बाद देखना, अगर ये ख़त्म ही हो जाए दैट मीन्स नेगेटिव है, अगर ये फैलना शुरू हो जाए दैट मीन्स पॉजिटिव साइन है टीबी के लिए। तो उस तरह से मेरे को याद भी है, आज भी है, इसलिए मेरे को इजीली अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे को याद रहने वाला है कि मैंने मोनटेक्स टेस्ट जो था वो टीबी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। होप कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाए। उसी तरह से सेम आपको जो पीडीएफ है इसकी वो टेलीग्राम पे मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेटनस के ऊपर। टेटनस को क्या बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम टेटनस के इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोहे की चीज़ हमारे चुभ जाती है, खून आ जाता है, तो हम नॉर्मली टेटनस का टीका लगवा लेते हैं। तो टेटनस बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, जिसका कि मैं बैक्टीरिया का नाम लूँ तो वो होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो यहीं से इसका नाम जो है टेटनस पड़ा है। इसको हम बेसिकली बोलते क्या हैं, पहले बात करते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है। When the tetanus bacteria invade the body through a wound, they produce a toxic or poison that cause muscle to become tight. बेसिकली बात क्या कर रहा है कि मान लीजिए मैंने बोला था ना अभी कि लोहे की कई बार चीज़ें लगने से हम टेटनस का टीका लगवाते हैं, तो ये वही है, वूंड के थ्रू क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक और पॉइजन प्रोड्यूस करेगा। उस पॉइजन से क्या होगा, बेसिकली वो हमारी मसल्स को टाइट कर देता है। टाइट करने का मतलब क्या है कि एक तरह से लॉक जो भी बोलते हैं हम इसको, यानी कि एक तरह से बड़ा जाम भी हो जाता है। और ये कुछ लिस्ट है बैक्टीरिया की, हालांकि लास्ट वीडियो में भी डाली थी मैंने, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती है। वायरस और बैक्टीरिया तो बड़े ही प्यार से पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि कौन सा डिसीज़ होता है। अगर एग्जामिनर घुमाना चाहे तो डिटेल में पूछ सकता है, लेकिन ये तो पूछ ही लेता है अक्सर कि कौन सा वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लॉक जॉ। ये आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है, ये फोटो मैंने गूगल से उठाई है, बेसिकली याद रखने के लिए कि ये जो है टेटनस का दूसरा नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं मीनामाटा डिसीज़ के बारे में। तो बेसिकली क्या कह रहा है, किसकी वजह से होता है, किसकी क्वांटिटी जो है टॉक्सिक हो जाती है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने टाई डिसीज़ के बारे में बताया था, टाई डिसीज़ के बारे में। ये जापान से शुरू हुआ था, क्योंकि इसकी जो कहानी थी ना, जो नाम था ना, काफ़ी इनकी जो भी डिसीज़ हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने टाई डिसीज़ के बारे में बताया था कि क्या चीज़ है, किसकी कमी से होता है और नाम क्यों रखा गया। तो आप लोगों को उस चीज़ के लिए लास्ट पार्ट देखना पड़ेगा। आज बात करेंगे मीनामाटा डिसीज़ के बारे में। बेसिकली हुआ क्या था, ये भी एक जापान की सिटी है मीनामाटा, 1956 के अंदर ये डिस्कवर हुआ था। अब हुआ क्या था कि मिथाइल मर्करी जो थी इंडस्ट्रियल वाटर से क्या हुआ, वो सी में गया, यानी कि समुद्र में गया, समुद्र से फिश ने खाया, फिश को हमने खाया और हमें ये फैल गया। नहीं समझ आया तो चलिए चार्ट देख लो। अब इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है, अगर मैं मिथाइल मर्करी की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो जा कहाँ रहा है, बेसिकली हमें पता ही है जी, वो समुद्र के अंदर ही फेंका जा रहा है। हालांकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हैं, 36 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि आज भी हमारा इन्वायरमेंट ज़रूरत से ज़्यादा जो है पोल्यूट हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़्यादा दिन की ज़िंदगी नहीं है। हालांकि आप ही देख रहे हो, आजकल ही देख रहे होंगे कि जितना प्लास्टिक हमने यूज़ किया है, अब खुद को बचाने के लिए प्लास्टिक यूज़ करना पड़ रहा है कोविड के टाइम पे। तो अब होगा क्या कि इसके बाद जो है ये फिश ने कंज्यूम किया और फिश के साथ वो ह्यूमन ने कंज्यूम किया, तो इस तरह से जो था वो मीनामाटा डिसीज़ फैला, और इसीलिए इसको, ये मीनामाटा सिटी के अंदर हुआ था तो ये फैला, और इसीलिए इसका नाम जो ये मीनामाटा डिसीज़ रखा गया। तो आंसर क्या होगा इसका, मर्करी होगा। आई होप इस स्टोरी से आप याद रख पाएंगे कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और ये नाम क्यों है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट, इनके इनमें से कौन सा पेयर गलत है।
यानी कि एक डिसीज़ का नाम दिया हुआ है, दूसरा उसका जो कौन फैलाता है उसका नाम दिया हुआ है। पहले बात कर रहे हैं हम प्लेग के बारे में। प्लेग बेसिकली रैट्स के द्वारा ही स्प्रेड किया जाता है। अब मैं बात अगर काफ़ी ज़्यादा बैक चला जाऊँ, बैक मतलब कि काफ़ी पुराना, अगर मैं 100, 150, 200 साल पीछे चला जाऊँ, तो बेसिकली हुआ क्या था। मैं ब्लैक सी एंड यूरोप की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अब बेसिकली ह्यूमन एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट होते थे, यानी कि जाते थे बिजनेस के लिए, तो उनके साथ साथ भाई रैट भी माइग्रेट हो लेते थे। दैट मीन्स कोई ग्रेन का लेना देना हो रहा है, क्लोथ का हो रहा है, शिप्स का हो रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह से चूहे भी जो थे इस चीज़ को अपने साथ लेकर दूसरी जगह पे स्प्रेड कर देते थे। पहले तो प्लेग जो था बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि आपको पता भी है कि जब कांग्रेस की पहली मीटिंग होनी थी वो भी प्लेग करके ही स्थगित की गई थी। स्थगित मतलब कि पोस्टपोन कर दी थी। होनी पुणे में थी लेकिन बॉम्बे में हुई थी वो। सेकंड बात करते हैं रेबिस। ये फैलता है डॉग करके। तुम्हें पता ही है कि कुत्ते काटने से रेबिस हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी का डर। पानी का डर का मतलब ये नहीं कि नहाने से डर लगने लग जाएगा, लेकिन जैसे रिवर हो गया, समुद्र हो गया, तालाब हो गए, वगैरह वगैरह, स्विमिंग पूल हो गए, तो उसमें जाने से ना थोड़ा सा डर लगता है। कईयों को तो ज़्यादा भी लगता है। नेक्स्ट बात कर रहा है टैप वॉर्म। जो टैप वॉर्म है वो क्या करते हैं बेसिकली, ईटिंग रो और अनकुक्ड पोक, यानी कि पोक खाने से जो है ये फैलता है। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा जी, ऑब्वियस सी बात है, पोलियो हो गया, जो कि मंकी से नहीं फैलता है। क्योंकि पोलियो बेसिकली एक वायरस से फैलता है जिसको कि हम पोलियो माइलिटिस बोलते हैं। और क्या है ये, कंटेजियस है एंड अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमें पता है कि हमारा इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। पोलियो फ्री का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में पोलियो का कोई भी केस नहीं है। आप सुनते होंगे 2 बूंद जिंदगी की, वो इसकी जो है एक तरह से वैक्सीन है। तो इंडिया तो पोलियो मुक्त हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि रिसेंटली अभी ये पीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था कि मेरे को जहाँ तक याद है कि पोलियो फ़िलहाल हमारे रिसेंट पड़ोसी कंट्री में किसके पास है अभी भी। यानी कि पास है का मतलब है कि अभी भी वहाँ पे है, लेकिन इंडिया जो है पोलियो फ्री है। और कंटेजियस का मतलब क्या है कि वो हमारे एक ह्यूमन कंटेक्ट से दूसरे कंटेक्ट में आने से फैल जाता है, उसको हम कंटीजियस बोलते हैं। कंटीजियस वर्ड ना काफ़ी ज़्यादा एक समझने वाली चीज़ है। मैं आपको ना अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ इसको अच्छे से। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है पोलियो मंकी। नेक्स्ट बात कर रहा है एस्टिगमेटिज्म। ये जो है किस चीज़ का डिसीज़ है। तो जो एस्टिगमेटिज्म है बेसिकली ये एक आई का डिसीज़ है, जिससे बेसिकली होगा क्या, हमें या तो ब्लड विजन आ सकता है, डिस्टॉर्टेड विजन आ सकता है। बेसिकली मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ आपको। जब हमारा कॉर्निया राउंड शेप में नहीं रहता है, उससे होगा क्या, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लेंस है, हमारा आई का लेंस है, वो अच्छे से कर्व्ड सरफेस नहीं है। तो बेसिकली जो है रेटिना पे ऐसे लाइट जानी चाहिए, उस करके जो है एक जगह से ज़्यादा जगह पे जो है इसकी इमेज बनती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी आई है उसके ऊपर इमेज कहाँ बनती है, तो वो बनती है रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर एक से ज़्यादा इमेज बनेगी तो क्या होगा, या तो डिस्टॉर्टेड होगा या फिर हमें ब्लर दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देंगे हमारी वीडियो के ऊपर, क्योंकि ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर हायोमायोपिया ये काफ़ी बार पूछा जाता है और हल्का सा कन्फ्यूजन भी जाता है। एंड आई एम श्योर कि ये जो अगले 5 से 10 मिनट हैं आपके, ये आपकी कन्फ्यूज़न जो भी है हमेशा के लिए दूर कर देंगे। बात कर रहा है ए पर्सन विद विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी, यानी कि एक पर्सन जिसको कि मायोपिया डिसीज़ है। पहले तो मायोपिया समझ लेते हैं क्या है, फिर देख लेंगे कि वो क्या फील करता है। बेसिकली एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। अगर मान लो किसी इंसान को मायोपिया है, तो क्या वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कि नज़दीक से अच्छा देख सकता है, दूर की नज़र अच्छी है उसकी, दोनों नज़र अच्छी है, यानी कि दूर का भी देख सकता है, नज़दीक का भी देख सकता है। अगर दोनों ही होता तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम डिसीज़ ना बोलते, तो ये ऑप्शन काट ही दो भाई। उसके बाद बात कर रहे हैं नीदर नियर नॉर डिस्टेंट, यानी कि उसको ना तो नज़दीक का दिखता है ना दूर का दिखता है। चलो अब हम समझते हैं। बेसिकली मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं, यानी कि मोस्ट कॉमन आई डिफेक्ट है ये। मोस्टली सबको यही होता है कि नज़दीक का दिखना। मोस्टली सबको बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी हो सकता है ये, लेकिन मोस्ट कॉमन है अगर हम साइंस की टर्म में बात करें। नियर साइटेडनेस मतलब कि मान लो अगर मैं एक आई के नज़दीक एक स्पून रख लूँ तो मुझे इजीली विजिबल है। आप देख रहे हैं स्पून रखी हुई आई के पास में, तो इजीली विजिबल है। लेकिन अगर मैं इस स्पून को हल्का सा दूर कर दूं तो क्या अब विजिबल है,
विजिबल है लेकिन ब्लर दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि अगर मेरी स्पून यहाँ पे थी तो मुझे दिख रही थी, अब मैंने हल्की सी शिफ्ट कर दी उस तरफ को, अब नहीं दिख रही है। साफ सा मतलब है कि नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली हम लोग देख सकते हैं माइयोपिया से। चलो ये तो हमें क्वेश्चन का आंसर पता लग गया कि भाई हम नज़दीक वाला देख सकते हैं, दूर वाला नहीं देख सकते। अब इसकी हम टेक्निकलिटी पे बात करते हैं। टेक्निकलिटी का मतलब क्या है कि बेसिकली जब जो वो स्पून थी, चम्मच थी, जब हमारी आइज़ के नज़दीक थी तो बेसिकली क्या हो रहा था कि पूरी इमेज जो थी वो रेटिना पे बन रही थी ईजिली। लेकिन जैसे ही मैंने वो दूर की, वो इमेज जो थी रेटिना से छूट कर वो आगे बन गई, इनके रेटिना से वो पहले बन गई। रेटिना से पहले बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ हमें तो दिखेगी नहीं है, दिखेगी तो धुंधली दिखेगी। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास लगवाते हैं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जैसे ही हम चश्मा लगाते हैं फिर से ये वाली सेटिंग जो है बैठ जाती है। अब होगा क्या, ये ऐसा हुआ क्यों, पहले तो क्योंकि जो हमारी आई बॉल है ना उसका साइज़ जो है इंक्रीज हो जाता है, और जो लेंस और रेटिना है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एज़ यूजुअल से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो है इमेज यहाँ पे बनने की जगह वो ना पहले बननी, यहाँ बननी शुरू हो जाती है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको हम ठीक कर सकते हैं जी कनकेव लेंस की हेल्प से। जैसे ही मैंने कनकेव लेंस आँख के पास रखा, आँख के पास रखना मतलब क्या क्या हुआ कि हमने चश्मा लगा लिया, उसके अंदर हमने कनकेव लेंस यूज़ किया, तो अब क्या करेगा कन्वेव लेंस जो है एग्जैक्ट जहाँ पे इमेज बननी चाहिए रेटिना के ऊपर वहाँ इसकी इमेज बनाएगा। तो अब हमें जो है दूर की चीज़ें भी आसानी से सही दिखने लग जाएंगी। अब हमने देखा क्या, हमने बात की मायोपिया के बारे में। मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि नज़दीक का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा। अब हल्की सी एक ट्रिक यूज़ करते हैं इसको याद करने की। मायोपिया, आई थिंक स्पेलिंग गलत है बट आप स्पेलिंग पे मत जाओ। एक होता है जी हाइपरमेट्रोपिया, या उसको हाई आयोपिया भी बोल देते हैं, दो तीन नाम है उसके। तो इन दोनों में ना एक डिफरेंस है कॉमनली। मायोपिया के अंदर ना 5 से 6 जो है लेटर हैं, इसके अंदर जो है 5 से 6 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको ठीक करने के लिए ना हमें एक बड़े लेंस की जरूरत पड़ेगी। बड़े लेंस की जरूरत का मतलब का क्या है, क्योंकि दो तरह के लेंस हैं, एक है कॉनकेव एक है कॉन्वेक्स। तो जिसका नाम छोटा है ना उसको बड़े नाम के लेंस की जरूरत पड़ेगी ठीक होने के लिए। बस ये सीधी सिंपल सी बात है, हमेशा के लिए याद रखो, नंबर नहीं कटेगा। मायोपिया एक छोटा नाम है, छोटा नाम है दैट मीन्स कि हम नज़दीक की चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख सकते। और उसको दूर की चीज़ देखनी है तो ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा, इसका नाम भी बड़ा है, क्योंकि कन्वेक्स में कॉनकेव और कन्वेक्स के अंदर जो है कॉनकेव का नाम बड़ा है, तो कॉनकेव का यूज़ करके हम लोग मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया, इसके अंदर क्या होगा जी, ये टोटली उल्ट होगा मायोपिया के। उसको ठीक करने के लिए छोटा लेंस यूज़ होगा। छोटा लेंस का मतलब क्या, कुछ की पावर में फ़र्क नहीं है भाई, मैं जस्ट इनके नंबर ऑफ जो लेटर्स यूज़ किए हुए हैं इस नाम से उस तरह से ट्रिक बना रहा हूँ। काफ़ी इजी ट्रिक है, मे बी आप लोग हंस भी रहे होंगे लेकिन आपको याद हो चुका है, इस बात की गारंटी है। फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरओपिया, इसके बारे में बता दिया क्या होता है जी, अपोजिट होता है उसके। और इसमें बेसिकली क्या है, अगर हम टेक्निकलिटी बात करें, मायोपिया में क्या होता था कि रेटिना से पहले इमेज बन जाती थी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि रेटिना के बाहर इमेज बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके उस इमेज को यहाँ पे बनाया जा सकता है और हम लोग सब कुछ सही से देख सकते हैं। अब आते हैं जी हम एक्सपेरिमेंट पार्ट के ऊपर। बात कर रहे हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट या येलो स्पॉट की। किस पार्ट के ऊपर ये पाया जाता है, कॉर्निया पे, लेंस पे, आइरिस पे, रेटिना पे। दैट मीन्स ये क्वेश्चन तो आई का है। अब हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि जो ब्लाइंड स्पॉट है ना वो हर एक के पास होता है, आपके पास भी है मेरे पास भी है। अब हम उसको टेक्निकली देख लेते हैं एक बार। ये जो है हमारा रेटिना है, क्योंकि ये सेल हैं, क्योंकि बेसिकली जब हमारी कोई चीज़ हम देख रहे होते हैं तो जो आई के थ्रू जो है जो भी इमेज रेटिना पे बनती है वही हम लोग देख पाते हैं। इनकेस रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो हम नहीं देख पाएंगे। ये तो थी एक सिंपल सी बात। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है वो हम हल्के से कैसे बनता है, एक एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं। ये ना मैंने 2 डॉट बना दिए हैं, एक डॉट है एक प्लस है। आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको इस वाले के ऊपर फोकस करना है। करना क्या है, आपको लेफ्ट वाले के ऊपर फोकस करना है, तो अपनी लेफ्ट आई जो है बंद कर लीजिए। अपने एक हाथ से अपनी लेफ्ट वाली आंख जो है बंद कर लीजिए।
आपको करना क्या है, पूरा इसके ऊपर फोकस करना है। यानी कि आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन वही करना है, अगर जिस चीज़ को आप ले रहे हैं उसी साइड वाली, जिस साइड को ले रहे हैं उसी साइड वाली आंख को आपको बंद करना है। मैं लेफ्ट के ऊपर लेके बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं लेफ्ट को देख रहा हूँ मैं, और लेफ्ट आई मेरी बंद है, यानी कि राइट आई से मैं अपनी सिर्फ इसी डॉट को देख रहा हूँ। लेकिन अगर अब मैं इस डॉट को काफ़ी डिस्टेंस से देखूंगा तो मेरे को प्लस साइन भी दिखेगा, डॉट भी दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको नज़दीक लेके आता रहूँगा, कंसंट्रेशन मेरी इसी के ऊपर रहने वाली है, राइट आई से। लेकिन जैसे जैसे मैं इस डिस्टेंस को कम करता जाऊँगा, यानी कि जैसे जैसे मैं इसको करीब करता जाऊँगा, आप चाहें तो अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो कर सकते हैं इस चीज़ को, किसी एक डिस्टेंस पे आके ऐसा होगा कि आपको ना सिर्फ यही दिखेगा, प्लस दिखना जो है बंद हो जाएगा। हो सकता है आपने स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट किया हो, लेकिन आप कर भी सकते हैं। इवन घर पे आप एक काम करो, पेपर लो, उसके ऊपर एक साइड पे डॉट बनाओ, एक साइड पे प्लस बनाओ, मल्टीप्लाई बनाओ, कोई भी साइन बना सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जैसे जैसे जितना नज़दीक आप अपनी आई के ले आओगे, तो आपको क्या होगा कि आपको ये दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ आपको यही दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सच में गायब होगा? क्या ये सच में गायब नहीं हुआ, ब्लाइंड स्पॉट बन चुका है वो। तो आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें, तभी एक तरह से बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों की हो पाएगी। चलो, ये तो मैंने बता दिया कि भाई दूसरे वाला गायब हो जाएगा। अगर हम राइट आई बंद करेंगे और लेफ्ट आई से इसके पास कंसंट्रेट करेंगे, तो जैसे जैसे मोबाइल को नज़दीक लाते रहेंगे, या जिसके ऊपर आप पेपर से कर रहे हैं तो पेपर को नज़दीक लाते रहेंगे अपनी आई के, तो एक पार्ट पे आके जो आपको ये वाला गायब हो जाएगा। तो दोनों से हो जाएगा, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट जो है हर एक की आंख में बनता है। अब हम इसकी टेक्निकलिटी पे बात करते हैं। बेसिकली जो हमारी रेटिना है, उसके पास जो है नर्व सेल हैं, और इसी नर्व सेल से जो है ये ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। यानी कि हम देख तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेन के पास मैसेज आएगा कि हम क्या देख रहे हैं, तभी हम उसकी सेंस बना पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी पर्सन को तो देख रहे होते हो, बट स्टिल आप उसको देख नहीं पाते कि कौन है वो। समझ रहे हो ना? कई बार हम खो जाते हैं कहीं पे, और वो ब्लाइंड स्पॉट ही बनता रहता है। क्योंकि जैसे ही इमेज आपकी रेटिना के उस पार्ट पे बनेगी जहाँ पे कोई सेल ना हो, जहाँ पे कोई नर्व ना हो, क्योंकि अगर ऑप्टिक नर्व जो आपका मैसेज ट्रांसफर ही नहीं करेगी ब्रेन को, तो वो चीज़ की सेंस नहीं बन पाएगी, यानी कि आप उसको होते हुए भी नहीं देख पाओगे। तो ये किसी के अंदर भी बन सकता है। तो ये होता कहाँ पे है भाई? ये कॉर्निया पे बनता है। ओह सॉरी, आई थिंक मैं गलत बोल गया, ये रेटिना पे बनता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। यानी कि उस पार्ट पे बनेगा कि जहाँ पे कोई ऑप्टिक नर्व ना हो जो कि ट्रांसफ़र करे सेंसेशन को ब्रेन पे। यानी कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, असल में वो चीज़ है क्या। मान लीजिए आप टेबल को देख रहे हो, आई पे तो टेबल की, रेटिना पे तो टेबल की इमेज बन गई, लेकिन जैसे ही ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो दिमाग की तरफ जाएगा, तब आप मेक सेंस कर पाओगे कि हाँ ये टेबल है, ये बैग है, ये कुर्सी है, ये कौन है, ये खाने की चीज़ें हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उसकी इमेज ही आपकी रेटिना के उस पार्ट पे बनेगी जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, तो वो मैसेज ब्रेन को नहीं जाएगा, आप देखते हुए भी उसको अनसुना कर दोगे। तो यह था हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जो शायद आपने बचपन में किया हो, नहीं किया हो तो अच्छी बात है, आपको एक नई चीज़ देखने को मिल गई आज। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। उसके बाद पूछा गया कि एड्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है। एड्स काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल सिंपल से नाम है भाई, लेकिन मुश्किल भी है। क्योंकि ये तो हमें पता है कि एक्वायर्ड वर्ड यूज़ होता है, तो एबनॉर्मल काट देते हैं, एंटिसिपेटेड काट देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये तो डिफॉर्मिटी काट देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एड्स के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, एचआईवी के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि एड्स से कौन सा वायरस है, एचआईवी। चलिए एक काम करिए, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कैसे फैलता है आप जानते हैं, ब्लड ट्रांसमिशन से फैल सकता है, अनसेफ सेक्स से फैल सकता है ये। मान लीजिए जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है, उसका ब्लड निकला और किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वो चला गया। मान लीजिए रेज़र है, रेज़र कैसे, मान लीजिए आप किसी बार्बर की शॉप पे गए, सलून में गए, और ऐसे इंसान के वो ब्लेड यूज़ किया था, और मान लीजिए गलती से वहाँ पे कट लग गया। अब उसका ब्लड जो है, इन केस अगर वही रेज़र से आपकी उसने शेव की या दाढ़ी बनाई और वो ब्लड आपके अंदर चला गया, तो भाई साहब आपको एचआईवी हो सकता है। तभी नॉर्मली बार्बर्स क्या करते हैं, एक ब्लेड यूज़ करने के बाद वो फेंक देते हैं, तभी वो नया ब्लेड जो है, रेज़र जो है वो यूज़ करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा और भी तरीके हैं इसके फैलने के, लेकिन नॉर्मली जो है जिन तरीक़ों से फैलता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये भी वायरस है, इसका भी अभी तक कोई पर्टिकुलर दवाई तो है, लेकिन वैक्सीन नहीं बन पाई है, क्योंकि वायरस की वैक्सीन बनना बहुत मुश्किल है। आंसर हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट बात कर रहा है विच डिसीज इज नॉट सो कंटेजियस।
पहले हम समझेंगे कि कंटेजियस का मतलब क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इन सब के बारे में। कंटेजियस का मतलब वो डिसीज जैसे कि फ्लू है, कोल्ड है, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन सेवरल वे, यानी कि उसको फैलने के तरीके कई हो सकते हैं। पहली बात तो करेंगे कि जैसे डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से, जैसे हम किसी को टच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इनसे ये इन्फेक्शन जो है फैल सकता है, यानी कि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है। अदर वे भी हैं इसके, मान लीजिए किसी इंसान को कफ है और किसी दूसरे इंसान के ऊपर वो खांस देता है, तो उससे भी जो है वो चीज़ इन्फेक्ट हो सकती है, यानी कि हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकती है, छींक देने से इन्फेक्ट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को, ऐसी चीज़ों से होने वाली चीज़ों को हम कंटेजियस डिसीज़ बोल देते हैं। पहली बात करेंगे मेजल्स के बारे में। तो ये तो जी बहुत ही ज़्यादा हाईली कंटेजियस है, यानी कि इट इज़ सो कंटेजियस दैट इफ़ वन पर्सन हैज़ इट, 9 out of 10 पीपल ऑफ ऑल एजेस अराउंड हिम और हर विल बिकम इन्फेक्टेड, यानी कि 10 में से 9 लोगों को तो हो जाएगा अगर वो किसी के कंटेक्ट में आता है। बेसिकली ये बचपन में आता था जी, जिसको शायद हम माता बोल देते हैं, हिंदी में खसरा बोल देते हैं। ये जो था, इसको, ये कंटेजियस है क्योंकि इसके पास आने जाने वाले जितने भी लोग उसके साथ रहते हैं तो उनको भी ये हो जाता है। आपने देखा होगा अगर किसी को खसरा हुआ होगा बचपन में, या फिर अगर देसी भाषा में बोले माता निकल गई होगी, तो नॉर्मली उसको अलग ही कमरे में रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है ताकि किसी और के ना हो जाए। और नॉर्मली कई बार ये भी देखने को मिलता है कि एक घर में 2 या 3 जनों को हो जाता है ये। वो इसीलिए होता है कि वो किसी ना किसी तरह से उसके कंटेक्ट में आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कोलरा के बारे में। कोलरा भी एक कंटेजियस डिसीज़ है भाई। बेसिकली होता क्या है, कोलरा से हो क्या जाएगा, डायरिया हो जाएगा, यानी कि लूज मोशन लग जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो सकती है, या फिर अगर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली क्या है, ये भी एक तरह से एक कंटेमिनेटेड या फिर पुअर सेंटेज, यानी कि एक तरह से आपने ऐसा पानी पिया है जो कंटेमिनेटेड था, टॉक्सिक था, वही पानी कोई और पी रहा है, वही पानी कोई और पी रहा है। आपने कई बार बचपन में फिल्मों में भी देखा होगा या सुना होगा कि पानी की टंकी में कुछ डाल देते हैं जी। आई थिंक स्कूल में पढ़ा था जहाँ तक मेरे को याद है, कि इससे क्या होगा, वो पूरा शहर पानी पिएगा और पूरा शहर जो है मर जाएगा। फिर विलन इस अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता था, हीरो बचा लेता था, कहानी ख़त्म हो जाती थी। तो बेसिकली कोलरा के लिए वो बढ़िया एग्जांपल है। और मोस्ट कॉमनली कहाँ फैलता है, ओवर क्राउडेड एरिया में फैल जाता है, जहाँ पे सैनिटेशन अच्छी नहीं है, या भूखमरी हो, या वॉर कंडीशन चल रही हो। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन्डिस के बारे में। आई थिंक थर्ड ऑप्शन है टीबी। टीबी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये बेसिकली फेफड़ों का खांसने का डिसीज़, अभी आपको पता है टीबी के बारे में। और ये भी हमें पता ही है कि टीबी कितना ज़्यादा कंटेजियस है, क्योंकि मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड टीबी के पर्सन ने किसी के ऊपर खांस दिया गलती से, तो चांसेस हैं कि कोई और दूसरे सामने वाले बंदे को भी टीबी हो सकता है। तो ट्राई किया कीजिएगा जब भी हॉस्पिटल जाओ। वैसे तो आजकल मास्क पहन के जाते ही हो आप लोग, कोविड का टाइम है। आफ्टर कोविड भी आप लोगों को हॉस्पिटल में जाते टाइम ट्राई किया कीजिए कि मास्क पहन के जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस हॉस्पिटल में कौन कौन से डिसीज़ के बंदे आए हुए हैं। आप फ्री फंड में कोई बीमारी ना ले बैठो। अब बात करते हैं जॉन्डिस के बारे में। बेसिकली नॉर्मल इंसान ऐसा होगा, जॉन्डिस के अंदर हल्का सा उसको पीलापन आ जाएगा, उसकी आंखें भी पीली हो जाएंगी। तो जॉन्डिस जो है वो कंटेजियस डिसीज़ नहीं है। हिंदी में पीलिया बोलते हैं, तो ये जो है एक कंटेजियस डिसीज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हालांकि काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया, और आज की वीडियो तो भाई काफ़ी लंबी चली गई है, ये आधे पौने घंटे की चली गई है, लेकिन नॉलेज आपको काफ़ी अच्छी मिली है। नेक्स्ट बात कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज नॉट ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी कंटेमिनेटेड, टॉक्सिक पानी इसी की वजह से नहीं होता है वो। पहले बात करेंगे हम लोग ऐसे डिसीज जो कंटेमिनेटेड वाटर पीने से हो सकता है। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कोलरा, तो कोलरा तो जी काट ही दो। उसके बाद हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इससे टाइफाइड भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी मैंने बहुत बार बताया था कि ये ब्लड की ट्रांसमिशन से ही होगा। तो कंटेमिनेटेड वाटर से क्या लेना देना इसका जी। हाँ, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, मैंने बोला था कि हेपेटाइटिस ए जो है कंटेजियस है, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ही होगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी सी इसका आंसर होगा। अब देखने वाली बात यह है कि हेपेटाइटिस बी जो है एक इन्फेक्टेड मदर से न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर भी हो सकता है। इनके प्रेगनेंसी के टाइम पे भी दिक्कत आएगी, और जब नया बच्चा जो पैदा होगा, बेबी पैदा होगा, उसको भी ये होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली क्या होगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें काम होती हैं जी। एक तो शुगर होता है जो हमारा ब्लड शुगर बोलते हैं जिसको, वो
और दूसरा होता है इंसुलिन। अगर दोनों की मात्रा जो है बराबर बनी रहेंगी ना, तो डायबिटीज़ आपको नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा मीठा खा लिया आपको डायबिटीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब डायलॉग बाजी है कि मैं इतना मीठा नहीं खाता डायबिटीज़ ना हो जाए। भाई तो जितना मर्जी मीठा खा ले, अगर आपका बॉडी का पैनक्रियाज जितना शुगर आप इनटेक कर रहे हैं उसी के हिसाब से अगर वो इंसुलिन पैदा कर दे रहा है, तो आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी। मान लीजिए आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया है जी, आपने बर्फ़ी खा ली चलो, तो क्या आप समझते हैं कि आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती? आपको तब भी हो सकती है। और हो सकता है आपने दिन में पूरा डब्बा ही खा लिया हो, अब तब भी ना हो। वो जस्ट डिपेंड करता है आपके पैनक्रियास के बीटा सेल के ऊपर कि क्या उसने उतने अमाउंट का इंसुलिन पैदा किया है नहीं किया। और जिसको डायबिटीज़ हो जाती है वो क्या करता है जी, आर्टिफिशियली इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। नहीं होता तो वो बंदा एंजॉय कर रहा है। आई होप कि किसी को ना ही हो भाई, ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा बकवास बीमारी है ये, क्योंकि जैसे ही डायबिटीज़ होनी शुरू हो जाएगी वो आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जो है वीक करना शुरू कर देगी। चाहे वो किडनी पे असर करेगा, लीवर पे असर करेगा, आइस पे असर करेगा, टोटली आपकी बॉडी को ना एक तरह से ख़राब करना शुरू कर देता है। जब भी क्या होगा बेसिकली, ये शुगर मान लीजिए इसको, ये है इंसुलिन। अगर ये इसका बेसिकली क्या रहेगा, वाइस वाइस वर्सा रहेगा, यानी कि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम होगा। When a low level of insulin is secreted from the beta cell of pancreas, मान लीजिए जो आपका पेनक्रियाज है उसके बीटा सेल जो है इंसुलिन सिक्रेट करता है, अगर वो कम लेवल में सिक्रेट करेगा, दैट मीन्स शुगर लेवल आपकी बॉडी में इनहांस हो जाएगा और उस इंसान को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आप ये देख ही रहे हैं कि स्टमक ने क्या किया, खाने में से ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर शामिल हो गया। अब ग्लूकोज को मैं यहाँ पे शुगर बोल देता हूँ एक तरह से, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर अब शुगर है। अब पेनक्रियास क्या करेगा, अगर पेनक्रियास अच्छे अमाउंट में जितना इंसुलिन चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट में अगर वो प्रोड्यूस कर देता है, तो शुगर यानी कि डायबिटीज़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर उसके प्रोड्यूस करने में हल्की फुल्की भी गड़बड़ हुई तो आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ जी, कम ज़्यादा मीठा खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इंजॉय कर सकते हैं अपने मीठे के साथ, लेकिन पेनक्रियाज आपका काम बढ़िया से करना चाहिए भाई, वरना दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बर्ड फ्लू वायरस। ये हमें सबको पता है कि H5N1 जो है वो एक बर्ड फ्लू वायरस है और डायरेक्टली हैंड टू मैन कॉन्टेक्ट में जा सकता है, या फिर जैसे ही एक ह्यूमन के अंदर आया, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर आया, वो दूसरे को भी ट्रांसमिट कर सकता है। बेसिकली इसके अंदर इन्फ्लुएंजा की काफ़ी ज़्यादा टाइप हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि H5N1 है, H5N2 है, N3, N4, N5, N6, N8, N9 है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम ये देखने को मिलती है H5N1, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो जा रही है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग साउंड होना शुरू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था जी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको आज की वीडियो में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले आपके डाउट्स लूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। अब से लेकर 1 से लेकर 15 तक आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। 16 पार्ट के पहले मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा और साथ में फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाऊँगा। अगर आपको वीडियो से अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ो भाई, तभी कुछ ना कुछ बन पाएगा लाइफ में। सीजनल मत पढ़ो। सच बताऊँ ना, 6 महीने 1 साल की गेम है अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो, इससे ज़्यादा लंबी नहीं है। अब वो आपको कौन से 6 महीने या साल है, वो आपका पहला साल में ही करना है या फिर 5वें साल में करना है या 8वें 10वें साल में करना है, वो आपकी मर्जी है। एक तरह से ना एक्सेलरेट दबाओ और लग जाओ पढ़ने में। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।